हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेसन पार्ट 2 मनी एंड बैंकिंग पर। आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि हम मनी और बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 2 जो है अब वो हमारा लेसन 2 है, यूनिट 3 का, ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स का। मनी एंड बैंकिंग पर बात करते हुए लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड मनी मेनली, राइट? दैट वर दोज वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, functions of money, the concept of intrinsic and extrinsic value, and legal tender. अब हम चलते हैं थोड़ा बैंकिंग के ऊपर, थोड़ा सा कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है कमर्शियल बैंक्स का। पहले पढ़ के सुना दूं, फिर इस पर बात करता हूं। अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposits of money from the general public and firms and gives loans for consumption and investments to individuals, firms, and government with the aim of earning a profit. It pays lower interest to the depositors and takes higher from borrowers and makes a profit for itself. अब यहां पर कमर्शियल बैंक को डिफाइन करते हुए एक्चुअली उसका डायरेक्टली हम उसका फंक्शन डिस्कस करते हैं, यानी यही उसका फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक भी है और यही उसकी डेफिनेशन भी कि कमर्शियल बैंक क्या है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कर क्या रहा है, उन लोगों से पैसा ले रहा है जिनको इमीडिएटली उस पैसे की जरूरत नहीं है, और उनको लेंड कर रहा है जिनको पैसों की जरूरत है, जिसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, कंज्यूमर्स, फर्म्स, गवर्नमेंट। और जिनसे पैसा ले रहा है उनसे उनको लोअर इंटरेस्ट, और जिनको पैसा दे रहा है उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और बीच में अपना प्रॉफिट बना रहा है। यानी कि कमर्शियल बैंक एक तरह का इंटरमीडियरी है, राइट, which is channelizing funds from those who does not have an immediate need to those who have an immediate need. अब ये एक फंक्शन के जरिए कमर्शियल बैंक के को हमने डिफाइन किया, क्योंकि ये सबसे बेसिक या सेंट्रल फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, राइट। लेकिन उसके अलावा जाहिर बात है कि दूसरे फंक्शंस भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन ऑब्वियसली यही है। अब देखें, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में वही पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज चैनलाइजिंग फंड्स। इट बोरोज फ्रॉम दोज who do not have an immediate need for money or have excess funds and lends money to those who don't have it and have an immediate need. देखिए, इनिशियली तो बैंकिंग इस लिहाज से शुरू हुई थी कि लोगों ने गोल्डस्मिथ्स बैंक्स में अपना पैसा इसलिए रखवाना शुरू किया था कि अपने पैसे को सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। बेसिकली तो बैंकिंग इस तरह स्टार्ट हुई। ये लैंडिंग और बोरोइंग का कॉन्सेप्ट इनिशियली नहीं था। लोग इस खतरे में कि उस जमाने के पायरेट्स पैसा स्नैच ना कर लें, उनसे घर से लूट के ना ले जाएं, ठीक है, वो सेविंग के लिए, सेफ रखने के लिए अपने पैसों को कमर्शियल बैंक्स में, उस टाइम के बैंक्स में जमा कराते थे। लेकिन बाद में फिर ये शुरू हुआ कि जो पैसा लोगों ने जमा कराया हुआ है, कमर्शियल बैंक्स ने उन पैसे को आगे लैंड करना शुरू कर दिया, और जिनको पैसा दे रहा है, लैंड कर रहा है कमर्शियल बैंक, उनसे फॉर एग्जांपल 10% चार्ज कर रहा है उस पैसे पर। लेकिन जिससे पैसे कमर्शियल बैंक ने लिए हुए, लेट्स सपोज उसको 5% दे रहा है, और 5% कमर्शियल बैंक अपना कट रख रहा है। यानी 1 लाख पर 10% का मतलब हो गया 10,000। 10,000 रुपए वो बोरोवर से चार्ज कर रहा है पैसा उधार देने के लिए, 5,000 रुपए अपने पास रख रहा है और 5,000 रुपए डिपॉजिटर को दे रहा है। तो डिपॉजिटर को भी फायदा हो रहा है, कमर्शियल बैंक को भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन फंड्स को चैनलाइज करना है एक जगह से दूसरी जगह। फिर दूसरा, मैंने वही बात लिखी कि सेफ कीपिंग फैसिलिटी फॉर मनी, और फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स
ऑफर कर रहा होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, क्या कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जहां लोग अपना पैसा रख रहे होते हैं सेफ कीपिंग के लिए या रिवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट के लिए। उसके अलावा बैंक्स लॉकर्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है सेफ कीपिंग के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। फिर इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर चीप एंड इजी रेमिटेंसेस ऑफ फंड्स फ्रॉम प्लेस। आजकल आपको पता ही है कि इवन सिर्फ आपकी मोबाइल ऐप से आप जहां से चाहें पैसा कहीं से कहीं भेज सकते हैं। मैं अपने मोबाइल फोन से डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करते हुए यानी कमर्शियल बैंक्स की फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपने घर से मोबाइल के जरिए पैसा अमेरिका भेज सकता हूँ, यूके भेज सकता हूँ, कहीं भी भेज सकता हूँ। तो बैंक्स ने रेमिटेंसेस को, फंड्स के ट्रांसफर को बहुत आसान कर दिया। पहले कुछ अरसे पहले तक तो आपको बैंक जाना पड़ता था, स्लिप जमा करानी पड़ती थी, और क्या कहते हैं उसके जरिए वो करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कहते हैं बैंक के जरिए आप उसको कर सकते हैं। फिर इट कलेक्ट्स फंड्स थ्रू चेक्स, बिल्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स। और ये फिर अब कस्टमर्स के लिए मुस्तफा नईम, ये क्लास आपके लिए नहीं है, प्लीज लीव द क्लास, आई विल बी थैंक, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इट। तो इट कलेक्ट्स फंड्स थ्रू चेक्स, बिल्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स on behalf of its customers. It also makes payments of taxes, insurance premiums, bills, etc. as per the direction of its customers. ठीक है, क्या कर रहा है बैंक के फंड्स ट्रांसफर कर रहा है चेक्स के जरिए, बिल्स के जरिए आपके फंड्स कलेक्ट भी कर रहा है। आप देखते हैं कि बिजली का बिल और ये वो सब कुछ आप बैंक में जमा करा रहे होते हैं, राइट। और बैंक आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस भी पे कर रहा होता है आपकी, और दूसरी चीजें पे कर रहा होता है। तो ये भी कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन है। अच्छा जी, फिर दूसरी बात हम ये करते हैं कि रोल क्या है कमर्शियल बैंक्स का किसी इकोनॉमी में, कमर्शियल बैंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरा सा हम डिस्कस करते हैं। जाहिर बात है कि बैंक लोगों से पैसा ले रहा है सेविंग्स के जरिए, अपने पास पैसा इकट्ठा कर रहा है और उस पैसे को लैंड कर रहा है। उस पैसे को लैंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ताकि बिजनेसेस कैपिटल खरीद सकें, मर्चेंटाइज खरीद सकें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। These investments then contribute towards GDP and employment. जारी बात है कि बैंक्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए लैंड कर रहे हैं, और जब इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, राइट। फिर उसी पैसे से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रही है, और दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है कि कमर्शियल बैंक्स लोन्स एक्सटेंड कर रहा है फर्म्स को। फर्म्स प्रॉफिट कमा रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं इकोनॉमी का, नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर कर रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही हैं, और ऑब्वियसली सारे का फायदा पूरी इकोनॉमी को हो रहा है। फिर बैंक्स एग्रीकल्चरल लोन्स भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जो कि फार्मर्स को लोन्स देते हैं। फिर न्यू बिजनेसेस, स्टार्टअप्स को बैंक्स लोन दे रहे हैं। अगर स्टार्टअप, अक्सर स्टार्टअप बिजनेसेस शुरू में ही बंद हो जाएं अगर बैंक्स उन्हें लोन्स ना दें, और उनके जरिए भी जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है, राइट। फिर सर्विसेज सेक्टर को भी बैंक एक तरह से आउटपुट दे रहे हैं, क्योंकि बैंक ने खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और बैंक्स खुद थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉय किया हुआ है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में। ठीक है, तो बैंक्स ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर, बैंक्स कंज्यूमर लोन्स भी दे रहे हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जिसकी वजह से डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स हाई है, और आउटपुट हाई है, और एम्प्लॉयमेंट हाई है। हाउसिंग लोन्स दिए जा रहे हैं, हाउसिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट्स आ रही है,
अगेन उससे जीडीपी ग्रो हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, स्टूडेंट्स लोन दिए जा रहे हैं। यानी कि इकोनॉमी में एजुकेशन और ट्रेनिंग भी जो चल रही है वो कमर्शियल बैंक्स के फाइनेंस करने की वजह से चल रही है। तो किसी भी इकोनॉमी की तरक्की में, किसी भी इकोनॉमी की प्रोग्रेस में कमर्शियल बैंक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अगर कमर्शियल बैंक्स स्मूथली रन कर रहे हैं, अगर कमर्शियल बैंक्स स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, प्रोग्रेस करती है। ये और बात है कि हम बहुत सारे ऐसे वाकयात से भी वाकिफ हैं कि जहां पर बैंक्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की और बैंक्स के फेलियर की वजह से बड़े बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, रोल और फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक पे चलते हैं। सेंट्रल बैंक, पहली बात तो ये कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। सेंट्रल बैंक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आती है। लेकिन सेंट्रल बैंक एक ऑटोनमस बॉडी है, यानी अपने फैसले खुद लेती है। गवर्नमेंट यूजुअली, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, यूजुअली सेंट्रल बैंक के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते। सेंट्रल बैंक का चेयरमैन होता है, जैसे पाकिस्तान में गवर्नर कहलाता है वो, गवर्नर सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक और गवर्नर सेंट्रल बैंक अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखते हुए, जीडीपी को देखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, इन तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए सेंट्रल बैंक अपने डिसीजंस खुद लेता है। सेंट्रल बैंक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के अंडर में तो है, लेकिन सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से अलहदा भी है। ठीक है? और सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग ही किसी इकोनॉमी के सक्सेसफुल होने या अनसक्सेसफुल होने में सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा हाथ। ठीक है? सेंट्रल बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फंक्शंस हैं, देखते चले जाते हैं। सेंट्रल बैंक मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी and implements it in the economy. It makes decisions regarding money supply and interest rate. पहली बात तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक ने बढ़ाना है या कम करना है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है, एक्सचेंज रेट रेगुलेशन भी मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाती है, यानी कि आपकी करेंसी का, आपके मुल्क की करेंसी का फॉरेन करेंसी रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो चीजों को भी मैनिपुलेट गवर्नमेंट ही कर रही होती है। तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बना रही होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पॉलिसी रिगार्डिंग चेंजेस इन मनी सप्लाई, पॉलिसी रिगार्डिंग चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, चेंजेस इन क्या कहते हैं, एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी रिगार्डिंग मनी, और वो सेंट्रल बैंक बना रहा होता। फिर सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग नोट्स एंड कॉइन्स। जो भी इकोनॉमी में नोट्स इशू हो रहे हैं या कॉइन्स मिंट हो रही हैं, वो काम सेंट्रल बैंक का ही है। सेंट्रल बैंक इज अ मोनोपोली इन इशूइंग नोट्स एंड कॉइन्स। The central bank is also the bank of the government. It provides banking facilities to the government. All the payments received and paid by the government pass through the central bank. Central bank also provides advisory services to the government. सेंट्रल बैंक क्या है? गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट ने जिसको पेमेंट करनी है वो पैसे सेंट्रल बैंक से जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को जिससे पेमेंट रिसीव करनी है वो पैसे सेंट्रल बैंक से में आ रहे हैं। ठीक है? ये काम सेंट्रल बैंक का है। और फिर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। Central bank is the lender of the last resort. Whenever commercial banks and other financial institutions will face liquidity problem, they can borrow money from the central. सेंट्रल बैंक का एक काम ये भी है कि अगर कमर्शियल बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी वक्त क्रेडिट क्रंच में फंस जाएं, उनके पास पैसा ना हो, लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए, तो सेंट्रल बैंक का काम है उन्हें बेल आउट करना। सेंट्रल बैंक का काम है उन्हें सस्ते लोन्स देके रेस्क्यू करना और उनके पैसों की शॉर्टेज को, लिक्विडिटी क्राइसिस को
ओवरकम करना, ये भी सेंट्रल बैंक का काम है। फिर जितने भी मुल्क में कमर्शियल बैंक्स हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, सेंट्रल बैंक उसका रेगुलेटर है। सेंट्रल बैंक ही उनके लॉज बना रहा है, सेंट्रल बैंक ही उन्हें रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये जितने भी मार्केट में कमर्शियल बैंक्स खुले हुए हैं, बैंक अलबी, बैंक अल फलाह, जितने भी बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक एक्चुअली इनका सुपरवाइजर है, इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। इनको सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, इनकी और एक्टिविटीज को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, और इनको तमाम कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक को फॉलो करना। फिर सेंट्रल बैंक एक क्लियरिंग हाउस भी है, जो कमर्शियल बैंक्स को एक दूसरे को पेमेंट्स करनी है, सेंट्रल बैंक उसमें इंटरमीडियरी भी है। क्लियरिंग हाउस गवर्नमेंट चला रही होती है, जैसे पाकिस्तान में निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो ये काम कर रहा था। वो सेंट्रल बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ये काम ये कर रही होती है कि बैंक्स की एक दूसरे के ऊपर जो पेमेंट्स निकल रही होती है उनको सेटल कराती है, ताकि कोई डिस्प्यूट ना आए, कोई बेईमानी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो ये भी सेंट्रल बैंक का एक काम है। फिर सेंट्रल बैंक का एक काम ये भी है कि आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेट है मार्केट में, उसको मेंटेन करना और स्टेबलाइज करना भी सेंट्रल बैंक का काम। अगर पाक रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे जाने लगेगी, गिरने लगेगी, सेंट्रल बैंक उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। क्या तरीका होता है उसका, वो मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर सकता, वो हम एक्सचेंज रेट सिस्टम्स में डिस्कस करेंगे आगे मैक्रो में। और अगर पाकिस्तान की करेंसी का रेट बहुत ज्यादा तेज से ऊपर बढ़ रहा है, जो कि नुकसानदेह हो सकता है, तो उसको नीचे लाना, यानी कि सेंट्रल बैंक का काम यह है कि आपकी करेंसी के एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करना और स्टेबल रखना। फिर सेंट्रल बैंक का एक काम यह भी है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का ट्रेजरर है, खजांची। गवर्नमेंट का जितना पैसा, जितनी फॉरेन करेंसी, जितने प्रेशियस मेटल्स वगैरह, गोल्ड वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक उनका खजांची है। सेंट्रल बैंक उनको सिक्योर करता है, अपने पास रखता है। सेंट्रल बैंक इज द ट्रेजरर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये थे तमाम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, और ये सारे फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एज अ रिजल्ट सेंट्रल बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी में। और ये जो कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक के बारे में हमने पढ़ा, इसको रिवाइज करना बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये तमाम बातें आपके लिए नई हैं। इससे आपका विजन बढ़ेगा, इससे आपका दिमाग खुलेगा। बार बार देखें, पढ़ें, गौर करें, रिवाइज करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बात है कि एमसीक्यूज वगैरह इस पे इतने नहीं आते, लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो प्लीज लर्न दिस टॉपिक, और नेक्स्ट लेसन में हम अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में।